हेलो दोस्तों, BMS नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। तो आज हम फिर से देखेंगे शोधनादि गण संग्रह के बारे में। ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये शोधनादि गण संग्रह है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने दोनों वीडियोज़ में बताया है। ये चरकोक्त महाकषाय नहीं है। चरकोक्त महाकषाय जो 500 महाकषाय चरकाचार्य ने बताए हैं वो ये नहीं है, वो इनसे अलग है। हालांकि इनमें कुछ एक जैसे हैं, जैसे कि जीवनीय गण, जिनको चरक ने जीवनीय महाकषाय कहा है, पर ये भिन्न है। शोधनादि गण संग्रह और चरकोक्त महाकषाय भिन्न है। चरकोक्त महाकषाय पे मैं फिर से अलग वीडियोस बनाऊंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में देखते हैं शोधनादि गण संग्रह, जो कि वमन विरेचन आदि जो हमारे शोधन कर्म होते हैं उनके लिए कौन कौन से औषध गण हैं और उनमें कौन कौन से द्रव्य आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही कुछ निमोनिक्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी, जिससे कि आप ये औषध गण और ये द्रव्य आसानी से याद रख पाएंगे। और एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये ऑडियो फॉर्मेट में नोट्स मैंने अभी अभी बनाना शुरू किया है। इसके पहले के मेरे ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस जो है वो रिटर्न नोट्स पे हैं। तो अगर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये ऑडियो फॉर्मेट पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए और फिर आप ये रिटर्न नोट्स पढ़ सकते हैं। साथ ही आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पर ये सारे के सारे नोट्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो आप उनका प्रिंट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं शोधनादि गण संग्रह पार्ट 3 के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है वातनाशक द्रव्य, पित्तनाशक द्रव्य, कफनाशक द्रव्य, जीवनीय गण और विदार्यादि गण के बारे में। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे सारीवादी गण, पद्मकादि गण, परुषकादि गण, अंजनादि गण और पटोलादि गण। देखते हैं इन गणों में कौन कौन से द्रव्य आते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सारीवादी गण के बारे में। सारीवादी गण में कुल मिलाकर 8 द्रव्य आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है सारीवा। उसके बाद आता है खस, फिर आता है गंभार, महुआ, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, मुलेठी और फालसा। सारीवा, खस, गंभार, महुआ, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, मुलेठी और फालसा। तो अब इनको आप किस तरह से याद रख सकते हैं? तो सबसे प्रमुख द्रव्य है सारीवा। याद रखिए दोस्तों, किसी भी गण का, किसी भी महाकषाय का भी जो भी उस गण का नाम होता है, वो नाम जिस द्रव्य से होता है वो उसका प्रमुख द्रव्य होता है। और वो द्रव्य लिखने के वक्त सबसे पहले आपको लिखना है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे सारीवादी गण में आपको सबसे पहले सारीवा ही लिखना है, उसके बाद का सीक्वेंस आप आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो प्रमुख द्रव्य होता है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। तो इसे आप याद रखने के लिए देखिए, सारीवा सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद खस, फालसा और गंभार, इन तीनों को आप एक साथ याद रखिए। खस, फालसा और गंभार। उसके बाद 2 तरह के चंदन है, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। और उसके बाद है म से शुरू होने वाले द्रव्य, जो है महुआ और मुलेठी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इन द्रव्यों को याद रख सकते हैं। सारीवादी गण का उपयोग जो होता है वो होता है दाह, पित्तज रोग, रक्तज रोग, तृषा और ज्वर में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मोस्टली ये सारे पित्तज रोग ही हैं। तो दाह, पित्तज, रक्तज, तृषा और ज्वर, ये इन 5 तरह के इन 5 तरह के रोगों में ये नाशक है सारीवादी गण। अब इसके बाद आता है पद्मकादि गण। अब पद्मकादि गण को याद रखने के लिए देखिए, पद्मकाष्ठ इसका प्रमुख द्रव्य है और ये पुष्टिकारक गण है। तो प से पद्मक भी है, प से पद्मकाष्ठ जो है वो इसका प्रमुख द्रव्य है और प से ये गण पुष्टिकारक है। तो इस तरह से आप इस गण को याद रख सकते हैं। इसमें आने वाले द्रव्य है पद्मकाष्ठ, पुंड्र, वृद्धि, वंशलोचन, रिद्धि, काकड़ा सिंगी, गुरुच और जीवनीय गण के जितने द्रव्य हैं वो सारे आते हैं इसमें। तो अब देखिए, इसको याद अब किस तरह से रखेंगे। पद्मकाष्ठ और पुंड्र जो है दोनों प से शुरू होते हैं। पद्मकाष्ठ और पुंड्र आप एक साथ याद रखिए। वृद्धि और रुद्धि, वंशलोचन और गुरुच एक साथ याद रख लीजिए। और काकड़ा सिंगी और जीवनीय गण।
पद्मकादिगण का उपयोग होता है दूध को बढ़ाने में। ये वात रोग और पित्त रोग नाशक है। ये बहुत ही तृप्तिकारक है और शरीर की जीवनीय शक्ति को बढ़ाने वाले द्रव्य है। ये एक प्रकार से शरीर के लिए पुष्टिकारक द्रव्य है और शरीर में वीर्यवर्धन करते हैं। तो ये हो गए इनके प्रमुख उपयोग। पद्मकादिगण याद रखिए पुष्टिकारक गण है। इसके बाद आता है परुषकादिगण। परुषकादिगण में कुल मिलाकर 8 द्रव्य आते हैं, जिनमें है सबसे प्रमुख परुषक यानी कि फालसा। तो फालसा, त्रिफला, मुनक्का, कायफल, निर्मली के बीज, खिरनी के फल, दाड़िम और सागवान के फल। तो इनको याद रखने के लिए आप फालसा और त्रिफला देखिए, मैंने मार्क करके रखा हुआ है किस तरह से ये एक जैसा है, फालसा और त्रिफला। उसके बाद है मुनक्का और दाड़िम। मुनक्का और दाड़िम एक ही तरह के हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। फिर खिरनी के फल और सागवान के फल, ये 2 तरह के द्रव्य हैं जिनके फल इस्तेमाल होते हैं, खिरनी के फल और सागवान के फल। और एक द्रव्य है जिसका फल इस्तेमाल होता है, वो है कायफल। तो इन तीनों फलों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, खिरनी के फल, सागवान के फल और कायफल। और अंत में आता है निर्मली के बीज। तो परुषकादिगण का उपयोग होता है तृषा और मूत्रज विकार और वातज विकारों में। तृषा यानी कि अधिक प्यास लगना, मूत्रज विकार और वातज विकार, इन सब में परुषकादिगण बहुत उपयुक्त होता है। अब इसके बाद आता है अंजनादिगण। अंजन यानी कि सूरमा। तो इसमें आते हैं 10 तरह के द्रव्य, जिनमें सबसे प्रमुख है काला सुरमा और सफ़ेद सुरमा। उसी के बाद आता है प्रियंगू, फिर आता है जटामासी, कमल और नीलकमल, रसवत, बड़ी इलायची, मुलेठी और नागकेशर। तो याद रखिए सबसे पहले 2 इम्पॉर्टेंट द्रव्य है, वो है काला सुरमा और सफ़ेद सुरमा। उसके बाद नीलकमल और कमल आप याद रख लीजिए एक साथ। फिर रसवत और नागकेसर, रसवत और नागकेसर, इन दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। बड़ी इलायची और मुलेठी, फलिनी और जटामासी। तो अंजनादिगण का उपयोग होता है विषविकार, अंतर्दाह और पित्त विकार को नष्ट करने में। अब देखिए यहाँ एक छोटा सा निमोनिक्स है जो हमने हमारे कॉलेज के दिनों में पढ़ा है। तो वो है नीले कमल सी आँखों वाली बड़ी इलायची ने काला और सफ़ेद सुरमा फल के रसों के साथ जटा के मूल में लगाया। तो इस सेंटेंस को अगर आप याद कर लेंगे, और मैंने जो वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाए हुए हैं, तो इनमें ये सारे के सारे 10 द्रव्य जो है वो आ जाते हैं। तो देखिए आप इस तरह इन 10 द्रव्यों को याद रख सकते हैं। इस पे अंजनादिगण पे कई बार एक छोटा सा SAQ आ जाता है, तो ये याद रखने के लिए आसान होगा आपके लिए। नीले कमल सी आँखों वाली बड़ी इलायची ने काला और सफ़ेद सुरमा फल के रसों के साथ जटा के मूल में लगाया। इसके बाद हम देखेंगे पटोलादिगण के बारे में। तो पटोलादिगण में सबसे प्रमुख द्रव्य जो है वो है पटोल यानी कि परवल। उसके बाद आता है कुटकी, सफ़ेद चंदन, मधुस्त्रव, गुरुच और पाठा। परवल, कुटकी, सफ़ेद चंदन, मधुस्त्रव, गुरुच और पाठा। तो पटोल और पाठा को आप एक साथ याद रख लीजिए। गुरुच और कुटकी, मधुस्त्रव और सफ़ेद चंदन। तो ये इस गण में ज़्यादा द्रव्य नहीं है, 6 ही द्रव्य हैं, तो ये ऐसे ही लर्न हो जाएंगे आपको। अब पटोलादिगण का उपयोग होता है कफज और पित्तज रोगों को नष्ट करने में, कुष्ठ रोग में, ज्वर और विषविकार में, वमन में, अरोचक और कामला। ये इसके प्रमुख उपयोग हैं। कफज रोग, पित्तज रोग, कुष्ठ रोग, ज्वर, विषविकार, वमन, अरोचक और कामला। तो 6 तरह के द्रव्य आते हैं पटोलादिगण में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब आने वाली वीडियो में हम और 6 गणों के बारे में देखेंगे, जिनमें आएंगे गुड़ुचादिगण, आरगवदादिगण, असनादिगण, वरुणादिगण, उशकादिगण और वीरतरवादिगण। ध्यान दीजिए ये
जो शोधनादि गण हैं ये हमें लगता नहीं है कि इतने इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार इस पे एमसीक्यूज़ और एसएक्यूज़ पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये शोधन कर्म के उपयोगी द्रव्य हैं। तो शोधन यानी कि जो पंचकर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आयुर्वेद का, तो उसी के ऊपर जो सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड ये शोधनादि गण हैं, इसलिए इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। तो अगर आप ये थोड़ा सा याद कर लेंगे तो स्कोर करने के लिए काफ़ी आसानी होगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।